हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आईबीपीएस क्लर्क में आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर बैंक में ज्वाइनिंग होने तक का क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के जो फॉर्म्स हैं वो अभी निकले हुए हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो बैंक में अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं, बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करके बैंक में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि आईबीपीएस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस टाइप के एग्ज़ाम होंगे, कितने एग्ज़ाम होंगे और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी, कौन सा बैंक उनको अलॉट होगा, या जो भी क्वेरीज़ हैं वो सारी की सारी आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। आईबीपीएस के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं जिनकी लास्ट डेट है 11 नवंबर, यानी कि 11 नवंबर तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, चाहे वो एजुकेशनल डिटेल्स हों या फिर पर्सनल डिटेल्स हों। और साथ ही आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी है बैंक्स की, यानी कि आपके पास आईबीपीएस के अंडर जो भी बैंक्स आते हैं, एसबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे आईबीपीएस के अंडर आते हैं और उनमें से ही आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो आपको बैंक्स की प्रेफरेंस जो है वो चूज़ करनी है कि आपको कौन से बैंक में ज्वाइनिंग चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपको प्रेफरेंस जो है बैंक की वो चूज़ करनी है। तो वो आप अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग कि आपके स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या फिर किस बैंक में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, कौन सा आपका प्रेफर्ड बैंक है जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस बैंक की जो चॉइस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। नेक्स्ट है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आपके 3 सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। तो ये जो होता है आपका 30 मार्क्स का, ये होता है आपका 35 मार्क्स का, और रीजनिंग होती है ये भी आपकी होती है 35 मार्क्स की। और ये जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके जो मार्क्स होते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के, वो आपके मेंस एग्ज़ाम में ऐड नहीं होते हैं। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आप इसकी कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लेते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें जो है आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकलती है, यानी कि आपको इंग्लिश की मिनिमम कट ऑफ निकलेगी, मैथ की निकलेगी और रीजनिंग की निकलेगी। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। उसके बाद ही आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। और जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं एग्ज़ाम के, जिसमें एक होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है इंग्लिश, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ होता है आपका रीजनिंग। और इन सभी में जो है आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकलती है। तो यहाँ पर भी आपको सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी होगी और साथ ही ओवरऑल कट ऑफ भी।
और ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है उसके बेसिस पर ही आपका जो है आईबीपीएस में सिलेक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो इसके लिए आपको लास्ट के मिनिमम 5 to 6 मंथ की जो जीए है आपकी, वो आपके करंट अफेयर्स जो है वो आपको आने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास लास्ट के अगर 4 to 5 मंथ के करंट अफेयर्स जो है उनकी आपको नॉलेज है, आपको याद है, तो ही आप जनरल अवेयरनेस के पार्ट को इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। और मेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में कैंडिडेट्स जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो जनरल अवेयरनेस ही है जो आपका सिलेक्शन करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो इंग्लिश जो होती है इसमें यहाँ पर जो है टोटल जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 और रीजनिंग के भी 50, यानी कि टोटल आपके 190 क्वेश्चंस होते हैं। और मार्क्स होते हैं आपके 200, यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है मेंस का। और आपके जो मार्क्स आते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं वो आपके 100 में से होते हैं, यानी कि जो कि भी आपके 200 में से मार्क्स आए उनको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद जो है कट ऑफ निकाली जाती है। और फिर देखा जाता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सेक्शनल और साथ ही साथ ओवरऑल दोनों ही जो कट ऑफ्स हैं वो क्लियर करनी पड़ती हैं। तो जब आप मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस एग्ज़ाम में जब आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आईबीपीएस डिक्लेयर करता है। और यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के साथ और साथ ही जो भी आपकी प्रेफरेंस होती है जो भी, और साथ ही जो आपके मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बैंक अलॉट किया जाता है। तो अगर आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा हैं, जो भी कट ऑफ है, तो आपको जो आपकी ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी आपको वो मिलते हैं। अगर आपके मार्क्स जो है वो कम हैं तो उसके बाद जो आपके बैंक्स बचे रह गए बाकी कैंडिडेट्स को जिनकी कट ऑफ आपसे ज़्यादा थी, जा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिर आपका बैंक मिलता है। लेकिन जो भी प्रोसेस है आपका मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का और आपको बैंक अलॉट करने का, वो सारा आईबीपीएस ही करता है। और यहाँ पर आईबीपीएस का जो रोल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको आईबीपीएस देगा। और साथ ही आपको आपके रिज़ल्ट में आपका जो बैंक अलॉट होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको आपका अलॉटेड बैंक है उसका नेम जो है वो आपको आपके रिज़ल्ट में मेंशन होता है। और इन केस अगर आपका अप टू 2 मार्क्स तक, अगर आपका जो मेंस कट ऑफ से जो कट ऑफ निकली है वहाँ से अगर आपके जो रिज़ल्ट है जो मार्क्स हैं वो 2 नंबर या फिर 1.5, मतलब अप टू, अगर आपका 2 नंबर का भी डिफरेंस है तो फिर आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आपका रिज़र्व कैटेगरी में रखा जाता है। और रिज़र्व कैटेगरी का मतलब ये है कि पहले जो है आईबीपीएस ने जिन कैंडिडेट्स को बैंक अलॉट किया है सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग जो है बैंक में कराई जाएगी। अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है किसी भी वजह से, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकम्प्लीट रह जाता है, उसका एलिजिबल नहीं होता या किसी भी वजह से, और फिर जो आईबीपीएस ने वैकेंसीज निकाली थी वो उसमें से जो सीट्स रह जाती हैं उसके टाइम फिर रिज़र्व कैटेगरी वालों को बुलाया जाता है। तो अगर अगर आपका जो मेंस का जो रिज़ल्ट है, जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा है या कट ऑफ के बराबर है तो आपको बैंक अलॉट हो जाएगा। अगर आपके 1 या 2 नंबर कम है तो फिर आपको रिज़र्व कैटेगरी में जो है वो रखा जाएगा। और जब आपका नेक्स्ट बैच का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा उसके साथ ही रिज़र्व कैटेगरी वालों का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद किस बैंक में कितनी वैकेंसीज रह गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो बैंक है वो अलॉट किया जाएगा।
उसके बाद आईबीपीएस मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और बैंक अलॉट करने के बाद आईबीपीएस का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो काम होता है वो होता है आपके अलॉटेड बैंक का। यानी कि जो भी बैंक आपको अलॉट किया गया है फिर सारा काम उनका रह जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने का, आपको बायोमेट्रिक कराने का। तो जो सारा काम है वो आपका अलॉटेड बैंक करता है। तो आपका आईबीपीएस में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको अलॉटेड बैंक मिलने के बाद आपको अलॉटेड बैंक की तरफ से एक मेल आता है, और उसमें आपकी डीवी डेट जो है वो बताई जाती है, और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी बताए जाते हैं। और सारा जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो भी अलॉटेड बैंक ही कंडक्ट करवाता है। और तो इसके लिए यानी कि आपको पहले बैंक की तरफ से, अलॉटेड बैंक की तरफ से आपको मेल के लिए, डीवी के लिए मेल आता है। और कई बार जो है अलॉटेड बैंक आपको ये भी मतलब आपका सिलेक्शन होने पर आपको एक मेल भी भेजता है कि आपका इस बैंक में सिलेक्शन हुआ है, और जो भी आपकी फर्दर प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ज्वाइनिंग का, उसके लिए आपको मतलब बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आईबीपीएस जो होता है वो जितने भी सिलेक्टेड बैंक हैं अलॉटेड बैंक में, या जो भी बैंक्स हैं उन सभी की लिस्ट अलॉटेड बैंक को भेजता है, और उसके बाद ही अलॉटेड बैंक जो है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस है उसका शेड्यूल बनाता है, और फिर उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। जब आपको बैंक की तरफ से डीवी के लिए डेट मिलती है तो आपको अपनी डीवी डेट पर बैंक जो भी आपको एड्रेस देता है वहाँ पर जाना होता है, और उसके लिए आपका जो है आपको मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि डीवी से पहले आपको बोला जाता है कि आप अपना मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंप्लीट करवा लें, क्योंकि अगर आप अनफिट हैं तो फिर आपको बैंक जो है ज्वाइनिंग नहीं देगा। तो डीवी डेट से पहले आपको अपने मेडिकल और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करवानी होती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता भी है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आपका एलपीटी होता है, लेकिन कुछ बैंक्स इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम करते हैं और कुछ का ज्वाइनिंग के बाद होता है। तो एलपीटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स, वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और साथ ही आपका मेडिकल। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपका बायोमेट्रिक मैच हो जाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 100% मैच होता है, और आपका मेडिकल अगर बिल्कुल सही है तो फिर बैंक जो है वो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बेसिकली 3 चीज़ें देखी जाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका मेडिकल, और अगर एलपीटी हो रहा है तो एलपीटी, और आपका बायोमेट्रिक। तो ये 3 चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये आपकी कंपलसरी हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ में कोई कमी रह जाती है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो वो आपको टाइम दे देंगे, और इस टाइम के बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, खो गया है, तो वो आप बाद में सबमिट करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको सीरियस डिसीज़ है, या फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है, तो आपकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गए आपके, आपका मेडिकल हो गया, आपका बायोमेट्रिक हो गया, और अगर आपका एलपीटी हो रहा है तो एलपीटी हो गया। अगर इन सारी फॉर्मेलिटीज़ में आप सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं आप, तो उसके बाद बैंक जो है वो आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजता है। तो आपका जो भी अलॉटेड बैंक है उस अलॉटेड बैंक की तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है। कुछ बैंक्स जो हैं वो आपकी ज्वाइनिंग से पहले, ब्रांच में ज्वाइनिंग से पहले आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मिनिमम जो है आपकी
15 डेज़ की, मतलब 10 to 15 डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होती है। और अगर बैंक मतलब ट्रेनिंग आपकी नहीं करवा रहा है तो फिर आपको जो लेटर आता है जॉइनिंग लेटर, उसमें जॉइनिंग डेट और साथ ही ब्रांच मेंशन होती है जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आप, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और अगर आप उसमें सक्सेसफुली एलिजिबल हो जाते हैं तो उसके बाद ही बैंक की तरफ से, अलॉटेड बैंक की तरफ से आपको जॉइनिंग लेटर भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अलॉटेड बैंक का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो अलग अलग डेट पर होता है, डिफरेंट डेट पर होता है। और सभी बैंक्स का थोड़ा बहुत जो प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो अलग अलग रहता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, बायोमेट्रिक और साथ ही एलपीटी, ये चारों जो हैं वो सभी बैंक्स के में कॉमन हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी बैंक में अगर आपका सिलेक्शन हो तो वहाँ पर ये मांगी जाएंगी आपसे, और ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप बैंक में क्लर्क का फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है। आप इसको देखें, जाने कि कैसे, अगर आप बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन सा आपका प्रोसेस रहने वाला है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।